अभी आपको इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम से बीच में वीडियो जो है ये कोलैप्स कर गया। तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपको इसका सलूशन न पहुंच पाया हो। तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जहां से हम देख लेंगे वीडियो, जहां से ये कैंसिल हुआ होगा फिर से वो क्वेश्चंस आपको आगे रीड करा देंगे। तो अभी जो हम सॉल्व करा रहे थे उसमें आपको 75 बता रहे थे। हो सकता है ये पूरा ना हो पाया हो। तो 75 में आपको हमने ये समझाया है क्वेश्चन नंबर 75 में कि जो सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, तो सॉलिड स्फीयर ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। इनके प्रॉब्लम अलग आ जाएंगे। अगर कंडक्टिंग है तो जीरो आंसर हो जाएगा और नॉन कंडक्टिंग है तो इसका बी, जिसमें ये दिया है रो आर स्क्वायर, ये आपको रो आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने तो इसको सॉल्व किया। हो सकता है नेट प्रॉब्लम से अगर ये कट गया होगा तो अगले वीडियो में हम इसे फिर से क्लियर कर देंगे। तो आपका 75 तक हुआ है और क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। तो इसमें जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में डिस्कशन है। तो N2/N1 हम ये मान ले रहे हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट को दिखाया जा रहा है और ये ग्राउंड स्टेट को। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर ये ग्राउंड स्टेट में एटम्स हैं और कुछ इसमें एक्साइटेड स्टेट में एटम्स को दिखा दिया जा रहा है ऐसे। इनको N1 कह रहे हैं, इनको और ये है ग्राउंड स्टेट, ऐसे समझ लीजिए। इनको N2 कहा जा रहा है। तो जब इसमें फर्स्ट कंडीशन होता है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो इसमें एक फॉर्मूला नोट कर दे रहे हैं N2/N1। आप ये ले सकते हैं इसको। तो इसमें एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 अपॉन ईटा KT ये दिया जाता है, या इसको हटा दें हम, KT की टर्म में ही रिटर्न कर दे रहे हैं। इसको चाहें तो आप अलग से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं। ये बताया जाता है कि N2 और N1 में, N2 आप देख ही रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। तो एट द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट देख सकते हैं इसमें जो E2 का मान है वो E1 से कम होता है। E2 जो है एनर्जी स्टेट इसका है और E1 ग्राउंड स्टेट का है एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किए जाते हैं। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम E2 लेस देन बाई E1, या आप कह सकते हैं N2 लेस देन बाई N1, ये होता है। तो ये कह सकते हैं कि सामान्य, मतलब कि पॉपुलेशन इन्वर्जन से पहले की ये स्थिति होती है कि सामान्य ताप पर या तापीय साम्य अवस्था पर N2 का मान N1 से कम होता है या N1 ज़्यादा होता है। तो इसको आप हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट या पूरा नाम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ भी एक समस्या है कि थर्मल शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज मोर देन द एक्साइटेड स्टेट। अगर थर्मल नहीं लिखा है तो हम थर्मल छोड़ के अगर आगे पढ़ें तो इसमें से नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में यहाँ पर जो है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जो नंबर ऑफ एटम्स की बात होती है शो की जाती है इधर। तो इसमें कम और ऊपर ज़्यादा होते हैं, इधर ज़्यादा दिखाए जाते हैं, ये ज़्यादा इधर कम होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं N2 ग्रेटर देन बाई N1, और यही पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट लार्जर देन बाई नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, ये शो किया जाता है।
तब आपको यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम मिलेगी। देखिए इससे पहले भी 75 में हमने बताया, मैंने क्वेश्चन जो सेट किया है उसमें 2 आंसर होंगे और एक आंसर में बी और डी में जो भी टिक किया होगा उसको सही मानना होगा। अब इसमें भी देखिए ए और बी में एन इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए एन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम को हम 2 ही चीज में लेते हैं, सामान्य ताप पर साम्यावस्था। तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात होती है, थर्मल शब्द से छूटा हुआ है। तो पहला भी सही है कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में ये पहले दिखाया जाता है और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में इसको दिखाया जाता है। तो पहले वाले में कह रहा है कि ग्राउंड में ज़्यादा है, तो ग्राउंड में ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये भी सही कह रहा है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ये वन लेस देन बाई एन टू या एन टू ग्रेटर देन एन वन, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपको विवादित प्राप्त होगा। तो अब तक जो है 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं मिले हैं जिसमें ये प्रॉब्लम है। हालांकि एक क्वेश्चन में जैसे एक छोड़ दिया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने ड्रा नहीं किया था, जो पोटेंशियल जो सीरीज का बताया जा रहा था के क्यू बाई आर, जिसमें 1+1/2+1/2 या 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो ये नहीं दिया था। तो हम लोग उसको ऐसे ही कि ठीक है हमें 1-2 से ही सीरीज का अनुमान हो जाता है, तो ये मान लेते हैं कि बाई मिस्टेक टाइप नहीं हुआ, तो ये तो चल जाएगा। क्योंकि आपको 1, 2, 3 वैल्यू चाहिए उतना तो दिया ही है, और आगे अगर छूट गया आगे दे रहा है तो ये बाई मिस्टेक चल जाएगा, आपको उसी पर ही सॉल्व करना है, वो सही माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो समस्या है कि इक्विलिब्रियम शब्द लगा है तो हमें पहला भी प्राप्त हो गया जो स्टेटमेंट सही है, सिर्फ थर्मल उन्होंने छोड़ा है, और यहाँ इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम का ही सेंस है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूसेस बाय डबल स्लिट द्वारा, तो आप ये रूप किए हैं। तो कहा गया है कि द सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, तो आप पढ़े होंगे यंग के प्रयोग में 2 क्रमागत दीप्त या अधिक फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है चौड़ाई, वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। लीनियर भी होता है एंगुलर भी होता है। तो यहाँ पर लीनियर फ्रिंज विड्थ को अगर डब्ल्यू से व्यक्त किया जाए तो ये डी लैम्डा अपान डी। ये ध्यान रखिएगा, हमारा सेंस यहाँ पर ये स्लिट की जो चौड़ाई है उससे है। कहीं कहीं बुकों में जैसे 2D लिया जाता है तो 2D लिखा जाता है, वो अलग बात है कि आप सेपरेशन क्या ले रहे हैं। और डी जो है स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, लैम्डा वेवलेंथ है। और ये ब्राइट और फ्रिंज की कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सा नंबर ऑफ ब्राइट या डार्क है, ये कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसमें जो मान दिए हैं रख कर सॉल्व करिए, जो आंसर आता है वो टिक करना होगा। तो आपको स्लिट का अंतराल भी दिया है और ये 1 दिया है, 1 दिया है, वेवलेंथ 5, 8, 9, 3 एंगस्ट्रॉन में है, 10⁻⁻10 अपॉन डी जो है 0.12 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये एंगस्ट्रॉन में था, इस तरह से इसको भी हटाकर ये -5 ले लीजिए ऐसे। तो ये फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं जितना आ रहा हो, जैसे ही तो कैंसिल हो गया -5, और इसको आप देख लीजिए। अगर 4 8 से शुरू होगा 4 9 से, अब ये तो आपको देखना होगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ये 4.9 शायद आ रहा है, और मिलीमीटर में है तो जो पावर और होगा इसमें 2 हटाकर ये जैसे मीटर में अगर आ रहा हो तो आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करके ही देखिएगा, हम एक गेस लगाएं कि ये आ रहा है, इतना।
आप सॉल्व कर लीजिए, जो आ रहा हो टिक कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें सी आना चाहिए सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 78। तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, आप आसानी से कर सकते थे। कहा जा रहा है कि द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m rises from the earth surface to a height equal to radius of the earth। तो किसी ब्लॉक को, जैसे कोई ब्लॉक है, अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक ले जाया जा रहा है, किसी हाइट तक जहाँ h जो है r के इक्वल है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो आप ये लिखते हैं mgh/1 + s/r। यार यहाँ पर जो दिया है ये r रेडियस ऑफ अर्थ को कह रहा है ऐसे। तो इसको रखकर आप देख सकते हैं तो mgh/, ये इक्वल है तो कैंसिल होकर 1 + r/r इक्वल दिया है तो 1/2 mgh। इसको रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं 1/2 mgh। तो इसमें बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो आपने देखा है जो सेट इधर चल रहा है इसमें आपको लगातार क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जो कि ट्रायल करना चाहिए। और यही मैं बता रहा था कि आप अगर टोटल देखिए तो 50 क्वेश्चन से भी ऊपर हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख कर सॉल्व करें तो समय भी बचता है और आपका कोई ना कोई कंप्लीट आंसर प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। हम पूरे क्वेश्चन को अभी भी एक स्टेप में और वीडियो जारी करेंगे, आप आराम से इसको सॉल्व करिए क्योंकि आंसर जो मिलाना आप मिला चुके होंगे। बस इसमें कंसेप्ट देखिए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ताकि आपको इस पर सही नॉलेज, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसके आंसर भी सही हो जाए। कंफ्यूजन की बात हो रही है तो एक तो आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि डॉपलर इफेक्ट वाला ये कंफ्यूजन से रीडिंग से मिस्टेक हो गया है, जिसमें ये दिया गया था कि कार की कोई चाल है शायद 30 मीटर पर सेकेंड जो भी दिया हो, और इधर कोई एक फैक्ट्री है, स्पीड ऑफ साउंड जैसे 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कोई फैक्ट्री है दिया हुआ था और ये कार जो है फैक्ट्री की तरफ अप्रोच कर रहा, मूव कर रहा है, अप्रोचेज टुवर्ड्स फैक्ट्री। तो पूछा गया है कि जो कार में बैठा हुआ ड्राइवर है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्योंकि कार में ही ड्राइवर उपस्थित है और कार चला रहा है तो दोनों की जो कार की स्पीड होगी, या कार ही लिख रहे हैं, जो कार की स्पीड होगी वही ऑब्जर्वर की स्पीड होगी। अब हमने ये देख किया था कि हार्न, तो हार्न तो हम कार की ही बात, लेकिन उसमें लिखा था वेसल सिटी। तो फैक्ट्री से सिटी, जो कि हमने अनुमान नहीं किया कि फैक्ट्री से सिटी देगा, तो फैक्ट्री से सिटी की ध्वनि ड्राइवर सुन रहा है, अर्थात ध्वनि इधर से अगर आ रहा है तो हम इसको हटाकर ये साउंड की स्पीड इधर से देख दे रहे हैं, जैसे ये 340 मीटर पर सेकेंड। तो उसको हमने हार्न रेट किया और कार की ही लेकर सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो ये फैक्ट्री से अगर उत्पन्न हो रहा है तो फैक्ट्री को सोर्स मानेंगे तो ये रेस्ट में जीरो हो जाएगा, और आपका एक कंडीशन बन गया कि ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, सोर्स यहाँ रेस्ट में है, ds जीरो है, सोर्स है, ऑब्जर्वर है, और ये साउंड की स्पीड है। ये किस बन गया? तो एन डैश इक्वल टू एन, देखिए ये अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी नॉट, और ये रेस्ट में है तो बी होगा, बी एच जीरो हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एन का कोई मान दिया था शायद 500, तो 340 प्लस 30/340। तो इसको ये करेक्ट कर लीजिएगा, शायद 544
के लगभग आ रहा है, 544। तो ये प्रॉब्लम थी जो वेसल और हार्न की। हमने उसको हार्न पढ़ा और इस पर रखकर सॉल्व किया। आंसर मैच नहीं हो रहा था, वो उस समय बता दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर शायद 43 है या जो भी है, इसी सेट का आप देख लीजिएगा। हमने वीडियो में आंसर करेक्ट करके दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 79 इसमें दिया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल विच एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें दिया गया है x = c/t, वैसे इज कांस्टेंट दिस मटेरियल इज। तो देखिए पैरामैग्नेटिक के लिए ये प्रॉपर्टीज दिया गया है। बाकी जो है फेरोमैग्नेटिक के लिए इसमें ये वेरिएशन बताया गया है, कांस्टेंट को क्यूरी-वाइस लॉ से चेंज करके समझाया गया है। जबकि पैरामैग्नेटिक के लिए जिनमें कम चुंबकत्व गुण पाया जाता है, ये डायरेक्ट लिया गया है। तो इसमें ये आंसर सही है, पैरामैग्नेटिक के लिए बताया गया। बाकी फेरीमैग्नेटिक जो है, ऐसे लौह पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकत्व गुण कम होता है, जैसा कि अनचुंबकीय पदार्थों में। तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग से रीड कराया जाता है, जो क्यूरी-वाइस लॉ से प्रूफ होता है या फॉलो करता है, डोमेन और के प्रिंसिपल पर समझाया जाता है। जबकि डायामैग्नेटिक में कोई चेंजेस या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 में जो है थ्री है इंडक्शन ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो ये सेल्फ इंडक्शन को मेजर करने के लिए इंडक्शन ब्रिज का यूज किया जाता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन रहने दे रहे हैं आप, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बल्कि ये आप जरूर समझ सकते हैं कि अगर आपको इंडक्शन ब्रिज का कंसेप्ट मालूम होता है तो क्वेश्चन और सॉल्व होता है। क्या किरचॉफ लॉ अप्लाई फॉर एसी एंड डीसी। तो देखिए इसमें एसी ब्रिज आपको दिया जाता है, इंडक्शन एसी ब्रिज, जबकि किरचॉफ आप सिंपल सर्किट में डीसी पढ़ते हैं। तो यहाँ एसी भी है, वहाँ डीसी भी आता है, दोनों में अप्लाई होता है। तो आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो इधर तो आपका ये भी कह सकते हैं कि इतना ईजी भी नहीं है, फिर भी है जरूर। अगर आप नहीं तैयार किए हैं तो नहीं याद आएगा, और उसको आप किसी प्रोसेस से सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। आ जाता है तो उसी को ठीक करेंगे। ऐसे 81 भी है। 81 तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए। तो आपका 79 भी कॉमन था, 81 भी। हाँ, जो ब्रिज का यूजेज मेजरमेंट ये कम बल्कि एप्लीकेशन पूछता था, तो यहाँ पर थ्योरी पूछ लिया है। विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ गैसेज में ये बताया जाता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ गैसेज में, जिसमें विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन, ये प्रोसेस है जिसमें आप मोमेंटम, एनर्जी और मास का ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। तो इनमें से तो तीनों ही, कभी ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या इनका कोई रिलेशन होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट या उनके कांस्टेंट का। तो बड़े अच्छे टॉपिक है, इस पर प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो इसमें जो है मोमेंटम का, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, मोमेंटम का। तो 82, क्वेश्चन नंबर 82, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 82 को आप देख सकते हैं। 82, तो यहाँ पर आपको दिया गया है y1 = a1 साइन, मल्टीप्लाई कर लीजिए kx माइनस के। अब इन्होंने ये न्यू या जो भी सिंबल बनाया है, y2 a2 साइन kx माइनस के न्यू p प्लस x नॉट, ये दिया हुआ है। तो करा कि ड्यू टू सुपरपोजिशन, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा,
तो वो आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो 5 के लिए आप देखिए यहाँ पर ये सिमिलर पोजीशन है, बस ये जो सॉल्व करेंगे यहाँ से निकाल कर एक्स नॉट आपको क्या दिया है देख लीजिए। तो एक्स नॉट दिया हुआ है यहाँ पर 1.50 सेंटीमीटर। a1 भी आपको दिया हुआ है 9 मिलीमीटर और a2 भी दे दिया गया है 7 मिलीमीटर। तो पैरामीटर आए तो इसमें करना क्या है, k का भी मान दिया है 2 पाई पर सेंटीमीटर, 2 पाई पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको सिर्फ यहाँ कालांतर ये फाई निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस ये जो दिया है, तो इसका मान रख दीजिए 1.5 सेंटीमीटर में है। और तो यहाँ पर जो है k का पार्ट 2 पाई बाई लेमडा को हम k के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि लेमडा आपको दिया नहीं है 1.5। तो k की जो वैल्यू है वो 2 पाई है, तो 2 पाई पर सेंटीमीटर है। और यहाँ पर इसको हटाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 पाई आएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व करें तो ये मान आ गया 3 पाई। और 3 पाई को रख कर आप देख सकते हैं जैसे कि ये 3 पाई आया है तो आर स्क्वायर, अब a1 a2 के मान दिए हुए हैं 9 और शायद 7 था, तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 9 इंटू 7 और cos 3 पाई। इस तरह से तो इनको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करके जो आ रहा हो, क्योंकि हमने इसको सॉल्व तो किया नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ये है कि कंसेप्ट कुछ भी नहीं है लेकिन लेंदी है, तो हम सुझाव यही देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप आगे बढ़िए, उनको जब समय मिलता है तो सॉल्व करिए। इसलिए हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया। जो आंसर आ रहा होगा वो आप टिक कर दीजिएगा। 82, तो 83, 83। यहाँ तो इजी है। द पीक वोल्टेज इज, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है शिखर वोल्टेज और आरएमएस। द पीक वोल्टेज इन एसी 240, तो एक 240 वोल्ट की एसी स्रोत की शिखर बोलता है। तो पीक वोल्टेज जो आप मेजर कर रहे हैं, जो एसी वोल्ट की वैल्यू दी गई है उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 240 इंटू 1.414। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। शायद 340 के आसपास तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 है तो 3/2 1236, हाँ लगभग 340 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। क्योंकि हम इसमें कोई कैलकुलेशन अब किए नहीं है, जो भी करना है आप अभी कर रहे हैं, पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर लिए थे। तो आपको अब ये कैलकुलेशन करके ही देखना होगा कि क्या आ रहा है। तो अगर 340 आ रहा है तो सी हो जाएगा, 83 का सी। फिलहाल कैलकुलेशन करके ही देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 इसको आप देखिए। 84 तो कहा जा रहा है कि वे वेग से स्वतंत्र गतिशील एम द्रव्यमान का एक पिंड विस्फोटित होता है और 3 बराबर टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। विस्फोट के तुरंत बाद 2 खंड विरामावस्था में आ जाते हैं, प्रत्येक खंड का गतिमान रहता है। इस खंड की गतिज ऊर्जा, जैसे कोई ये ब्लॉक है, इसका टोटल मास m हो गया, रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0। आगे 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, इस तरह से मान लीजिए कि 3 पार्ट में ब्रेक हो गया।
ऐसे दो पार्ट को रेस्ट में और एक पार्ट को आप आगे बढ़ा दीजिए, तो एक पार्ट का जो मास है सब आइडेंटिकल है, तो टोटल मास का ही 1/3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल का है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप जानते हैं कि विस्फोट से पहले का संवेग तो m इंटू भी 0 है, विस्फोट के बाद का संवेग तो m इंटू भी जो आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसमें या भी दिया होगा, क्योंकि इसमें तो 0 आ जाएगा, विस्फोट से पहले ये इसकी वेलोसिटी है, ये फ्रीली कहीं से फॉल्स कराया गया, इसकी वेलोसिटी दी गई है, क्योंकि ये 0 हो जाता है, तो इसकी फ्री फॉल्स की कोई वेलोसिटी भी है वो दी गई है। तो m इंटू वी ये गिवन है, और इधर आपको m इंटू बी डैश मान लीजिए, v1 ले लीजिए, ज्ञात करना है, और ये अभी आपने लिखा है m/3 है। तो इस तरह से v1 का मान जो है आप ज्ञात कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3v का मान हो गया। और इसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, m को रिप्लेस कर दीजिए तो कैपिटल m/3, यहाँ पर ये v1 है, तो v1 का मान 3 का स्क्वायर तो 9v स्क्वायर, इसमें कैंसिल कर दीजिए तो ये 3/2 m v स्क्वायर ये माना जाएगा। तो इसमें आंसर दिया है बी, 84 का बी, ये आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए क्वेश्चंस करने लायक हैं, इनको आप जो है बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन है कि अभ्यास हो फर्स्ट, तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, अब जो टिक करने वाले हैं, जैसे कि LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की चर्चा होती है FR, तो आप जानते हैं 1/2 पाई अंडर रूट LC होती है। LCR सीरीज सर्किट, LCR, LCR सीरीज सर्किट में ये डिस्कशन दिया जाता है। ये रेजोनेंस कंडीशन में आप इसको VL VC के इक्वल रख लेते हैं, VL VC के इक्वल, और ये सॉल्व करते हैं। ये ओमेगा आ जाता है, या ओमेगा जो होता है 2πf होता है, तो f का मान आप ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से जो है और भी इनके क्वेश्चंस हैं। इनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे दे रहा है कि किस ताप पर एक पिन के लिए फ़ारेनहाइट तथा केल्विन तापमापी स्केल एक संख्यात्मक मान देते हैं। तो ये क्वेश्चन सबको मालूम है 87 कि अगर आप 40 डिग्री यूज करते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर होते हैं। बाकी बीच में देखिए एक और 86 भी छूट रहा है, तो इसमें जो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप करते हैं बोर ऑसिलेशन में 0.529 Z²/n, तो इसको जो है या n स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना होगा कि इसमें ये वैल्यू अगर उल्टा है तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, 529 n²/z, इस तरह से। तो इनको आपको रखना है, एक बार 1 के लिए रखना है और एक बार जो है आपको 4 के लिए रखना है, 1 और 4 के लिए रखकर इनका रेशो ले लीजिए, जो आ रहा है टिक कर दीजिए। हाँ ये देखिए जरूर कि आपको कि n² z आपको रखना है या Z² रखना है, ये आप देखकर उसमें मान रख दीजिए, तो ये मान प्राप्त हो सकता है। तो आसान है, आप उसको रख कर देख लीजिएगा। तो 87
इस तरह के क्वेश्चंस अभी आगे भी देखिए काफ़ी इजी है। जैसे 88 है, ये भी इजी है। तो अब हम क्लोज करना चाह रहे हैं, 89 90 तक करके छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो टॉपिक जो है इधर उधर होने लगेगा। इसमें पी और क्यू और आर तीन सदिश इस प्रकार दिए गए हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मान दिए गए हैं। पी और क्यू के मध्य कोण है। तो आप जानते हैं कि किसी पी क्यू और आर के परिणामी के लिए जैसे पी प्लस क्यू वेक्टर एडिशन आप पढ़े हैं, आर के इक्वल होता है। तो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में आप लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ऐसे भी करते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है ये मान कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से देखिए कि ये मान इसके बराबर है। तो आप इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि कॉस थीटा भी 0 आ जाएगा। तो थीटा का मान 90 या π/2। तो आसान है, आप इसको टिक कर दिए होंगे, डी है। ऑप्टिकल फाइबर जानते ही हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ स्नेल्स नियम का भी फॉलो करता है। तो आप इसमें सी आंसर टिक कर सकते हैं क्योंकि स्नेल के नियम से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेकर आप ये सॉल्व करते हैं। और इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बैक कंडक्टर इज मेजर्ड बाई, तो ये भी दिस मेथड है जिससे आप मेजर करते हैं। तो 90 का बी हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व कर लें, फिर हम एक और वीडियो आपको जारी करते हैं इसमें। उसमें प्रयास करेंगे कि आपको 125 तक का सिस्टम दे दें, और तब फिर हम इन पर कोई बेसिक एक सिस्टम भी बताएंगे कि आपको किस तरह से इन क्वेश्चनों में गेन करने के लिए कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व करके लगभग 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस कर सकते थे। लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशन आपको हम बता दें कि इनमें अगर आपका 90 या 100 क्वेश्चन के रेंज में है तो चूँकि कैलकुलेटेड बेसिस है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, टाइम टेकन पेपर, तो आप ये सुरक्षित होंगे और सिलेक्शन के चांस होंगे, ये मान के चल सकते हैं। लेकिन प्लानिंग से क्वेश्चन को और ज़्यादा किया जा सकता है। डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे तो हो सकता है 70-80 के बाद टाइम न मिले, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर 70-80 तक करेक्ट आप सॉल्व किए हैं, बाकी ऐसे भी टिक कर रहे हैं, तो आपका एक एवरेज पढ़कर तो 90 या उसके ऊपर चला जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा भी करना चाहिए कि आपको पहले एक टारगेट 50 या 60 क्वेश्चन का लेकर रखें और फिर जो कैलकुलेटेड है उनको आप ट्रायल कर लें, लास्ट में आप पढ़ते हुए एक ऑप्शन बेस कर सकते हैं, तो सिलेक्शन बना रहता है। अन्यथा किसी पेपर का टोटल ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमेशा ये होता है कि कुछ का कुछ इजी रहता है, इससे फर्क नहीं है क्योंकि अगर ज़्यादा टिपिकल है तो मेरिट डाउन जाएगी। जैसे इसमें कैलकुलेशन अगर आप लोग फास्ट ना कर पाए हों या ऑल ओवर स्टूडेंट ना कर पाए हों तो मेरिट जो है 80 पर भी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग तो 2 या 3 4 वीडियो 5 वीडियो आपको स्टेप बाय दे रहे हैं, समय ले रहे हैं। टोटल क्लोज करना हो तो फिर प्लानिंग के हिसाब से करना होगा, और उसमें 90 100 के आगे बढ़ने का चांस तभी रहता है जब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आंसर क्लियर हो। और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो आप 110 115 18 जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, या जो आपकी जितनी तैयारी है उस हिसाब से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, बीच में वीडियो हो सकता है 2 स्टेप में कट गया था, तो अगर कंबाइंड होगा तो ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर जो है आपके 2 अलग अलग वीडियो में सेंड किए जा रहे हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, और नेक्स्ट एक लेक्चर और देंगे उसमें भी आप उसको जरूर देखें। और लास्ट में है तो जहाँ एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर देंगे, जहाँ डायरेक्ट थ्योरी है वो आपको टिक कर फिर बता दें।